Hello friends, I am Sanjay Chauhan and you are watching me on the platform of Innovators Adda. इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्या हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। आप नोटिस कर रहे होंगे फार्मेसी एक्ट 1948। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन से हैं, फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ाव रखते हैं और फार्मेसी प्रोफेशन में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर हैसियत रखते हैं। तो डेफिनेटली इस फार्मेसी एक्ट को जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्क्रीन पर आपको देख के लग रहा होगा पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। देखिए, पार्ट 2 देखेंगे तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको पिछले पार्ट की भी चीजें थोड़ा सा रिकैप करके पढ़ाता हूं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, यू कैन इजिली कंपेयर द प्रीवियस सेशन। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको पिछला सेशन जो है देखना चाहिए। वीडियो में जो है आपको लिंक में डाल दे रहा हूं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मेन मुद्दा जो है फार्मेसी एक्ट 1948 का। तो सबसे पहले यही शुरुआत कर लेते हैं कि 1948 का जो फार्मेसी एक्ट है, वो 1948 ये जो ईयर पूछा जाता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 में हमारा देश जो आजाद हुआ, उसके बाद एक एक्ट आ गया तुरंत। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे देश की हालत क्या रही होगी। फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, फाइनेंशियली रिसोर्सेज हमारे यहाँ थे तो, लेकिन उसके बहुत ज्यादा हम लोग को सही से सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल यूज या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। इसलिए प्लानिंग कमीशन वगैरह सारी चीजें आई। तो ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन। व्हाट आर द की एरियाज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशंस ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में कवर कर दी हुई थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने अब इस सेशन में भी मैं आपको बता दूंगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था, और रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, कैसे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा मैंने बात की थी आपसे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा। सो द प्रीवियस सेशन वाज ओवरऑल, दैट वाज द होलिस्टिक पिक्चर। एक प्रीवियस सेशन में जो आपने होलिस्टिक पिक्चर जो है देखने की कोशिश की थी कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है इस फार्मेसी एक्ट को लेके। ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उससे पहले हम लोग वीडियो शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आप लोगों के लिए है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे जो है कि काफी ज्यादा महाराष्ट्र में भी वैकेंसीज आई हुई हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डीआई की वैकेंसी आई हुई है। डी ट्रिपल एस बी में वैकेंसी जो है मार्च में आने वाली है। तो आपको अभी से कमर कस लेनी चाहिए। और इन्वर्टर अड्डा जो बिल्कुल राइट टाइम पे आप लोगों के लिए एक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जो कि 6 मंथ का है वैलिडिटी के साथ। उसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं, आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अगर आपने यूनिवर्स अड्डा प्लेटफॉर्म को काफी समय से फॉलो किया है, सो डेफिनेटली आप एक यूनिकनेस इसमें प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। उसके साथ साथ जो है नोट्स आपको शेयर की जाएगी, उसके अलावा गाइडेंस प्रोग्राम भी। और ये जो सारे लेक्चर्स है ना, आप इसको एनी टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सबसे खास बात है जो कि दूसरे लोग ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और मात्र 999 रुपए में आप कहीं जाओगे, 6-6 हजार, 7-7 हजार, 10-10 हजार के आपको पैकेज मिलेंगे। लेकिन वो वैलिडिटी उनकी 6 मंथ ही है। लेकिन ये आप कभी भी देख सकते हो इसको, इस कोर्स को। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदा। और जीपैट में भी इसको यूज कर सकते हो। तो आपको 20-20 हजार, 15-15 हजार के इतने सब्सक्रिप्शन लेके आप परेशान हो रहे हो, इतना ज्यादा आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपके इसी क्रैश कोर्स से आपका जीपैड भी टारगेट हो जाएगा। इसी क्रैश कोर्स से आपका नाइपर भी टारगेट होगा, डीआई भी इजिली यू कैन टारगेट फ्रॉम दिस कोर्स, क्रैश कोर्स। तो 999 रुपए अगर आप 3 महीने का रिचार्ज का पैसा खर्च करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जबकि क्लासेज है वो 10th ऑफ जनवरी से मिलने लगेंगे आपको। तो फटाफट आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पर बाकी आप कांटेक्ट करिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। व्हाट्सएप नंबर ये है, कांटेक्ट नंबर भी ये है। बाकी इस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकती है, ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट वो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं और लाइव सेशन भी है। स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जा रहा है। डाउट सेशन डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। गाइडेंस मोटिवेशन प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस भी है, और फोकस और डेडिकेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट है। देखिए, क्रैश कोर्स 6 महीने का लॉन्च करने का ही मतलब है कि डिसिप्लिन्ड वे में आप तैयारी कर पाओ, एक टाइम बाउंड मैनर में आप तैयारी कर पाओ। ठीक है, और सबसे की फीचर जो एक्स्ट्रा मिलने वाला, जो कि कहीं आपको बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये हिडन फीचर है। जीपैट की भी तैयारी आपके लगे हाथ हो जाएगी, नाइपर जेई की हो जाएगी, फार्मासिस्ट की भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको फायदा मिलने वाला है इससे। और सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल प्राइस, जबकि मार्केट में 7-7 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार की हैं। और वो पुराने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर से, पुराने सारी चीजें मटेरियल है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी आपको जो क्या मिलने वाली है। और अगर आप इनोवेटर अड्डा से जुड़े हुए हैं तो
देखिए की एरिया जो कि मैंने अभी बात किया कि हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग फार्मेसी एक्ट के बारे में हम लोग बात किए, कर लिया था हमने डेफिनेशंस के बारे में। आज हम लोग जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हमारा मेनली फोकस होगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल की। द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी द डिस्कशन। The topic for the discussion of today's session will be three topics: Pharmacy Council of India, State Pharmacy Council, and Joint State Council. Three topics mainly we are emphasizing. And remaining the part three. Part three, remember, part three is also going to come for this Pharmacy Act 1948. So last session में registration of pharmacist, क्योंकि रजिस्ट्रेशन देखिए, फार्मेसी एक प्रोफेशन छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। शायद आप इसको जान नहीं पाए हैं, जिस दिन आप जानेंगे आप समझ पाएंगे। तो एक मैंने करियर रिलेटेड वीडियोस डाली हुई है अभी लेटेस्ट में, आप उसको देखना, आपको आइडिया, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या व्हाट एग्जैक्टली फार्मेसी इज। सो लास्ट सेशन में हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि लोगों को भी बेनिफिट इस चीज का मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर, जाहिर सी बात, आपको लाइक भी करना चाहिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फार्मेसी एक्ट 1948 की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये 1948 वाला जो एक्ट आया था, पहला सवाल तो यही से पूछा जाता है कि फार्मेसी एक्ट हैज केम इन विच ईयर, 1948। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहीं से। पहले ये एक्सटेंड टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था। तो जब एनके जैन की आप पुरानी वाली बुक पढ़ेंगे, जैसे देखिए मैं ज्यादातर जूरिस्प्रूडेंस आपको इस बुक से पढ़ाता हूँ, काफी अच्छी बुक है ये एनके जैन की, आप लेटेस्ट एडिशन ले लेना इसकी, बहुत ही डेडिकेटेड अच्छी बुक है ये, इससे बेस्ट बुक इंडिया में है नहीं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये चेंज हो गया, क्योंकि 370 और 35 से हटने की वजह से एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, जो कि इस बुक में नहीं लिखा गया, क्योंकि पुरानी बुक है, अपडेट नहीं की गई इसको, तो मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 5 चैप्टर्स है, 46 सेक्शन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है कि जरूरत के हिसाब से चीजें मॉडिफाई किए गए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एनडीपीएस एक्ट जो 1985 वाला है उसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और नाइपर जिसके थ्रू मैं पढ़ा हुआ हूं उसमें भी अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले नहीं पढ़ाई गई, लेकिन एनडीपीएस एक्ट जब मैंने वीडियो डाली हुई थी तो अब उसमें ये लेटेस्ट एडिशन आ गया। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या क्या फीचर्स उसमें जुड़े हैं उसमें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सवाल यहां से भी बन सकता है। नाइपर अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या खासियत, इसकी बातें आप समझ लेंगे, ठीक है। मेनली जो फार्मेसी एक्ट लाया गया रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी प्रोफेशन को, कि फार्मेसी जिस तरीके से रन हो रही है उसको रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया। और इसमें ज्यादातर हम लोग देखेंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कौन कौन से मेंबर है, व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर्स, व्हाट आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, व्हाट आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। और उनके फंक्शन क्या है, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करते क्या एग्जैक्टली है, उसमें जो चेयरपर्सन है, जो वाइस पर्सन है, चेयरपर्सन है, वो क्या करते हैं, ठीक है। सिलेबस कौन डिजाइन करता है, रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का कैसे होता है, ट्रेनिंग कौन करता है, एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, ये सारी चीजें। देखिए आपको एक मोटी मोटा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए पीसीआई के बारे में। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़े चाहे कॉलेज से पढ़े, डेफिनेटली एक आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे, तो वो सिलेबस कौन डिजाइन करता है, पीसीआई, ठीक है। जब आपकी डिग्री हो जाती है बी फार्मा, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। जब आपका डिप्लोमा हो जाता है तो यू जनरली गो फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फर्जी फार्मासिस्ट कहलाएंगे। और रजिस्ट्रेशन उन्हीं स्टूडेंट का होगा कि जो जिस कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं, जो कि रजिस्टर्ड है वहां पर, यानी कि पीसीआई से अप्रूवल है। ऐसे कॉलेज से आपने पढ़ाई की है जो कि ऑलरेडी पीसीआई से अप्रूवल है, अगर उस कॉलेज से आपने डिग्री ली हुई है तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यू विल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसीलिए जब आपको कभी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए तो आपको देखना चाहिए दिस कॉलेज इज पीसीआई अप्रूव्ड और नॉट, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट एक बार कॉलेज की तरफ वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक है। और जब अप्रूव नहीं होगा तो फिर आपको वो फर्जी ही फार्मासिस्ट माना जाएगा, क्योंकि आपको लाइसेंस, सॉरी, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला फार्मासिस्ट का। इस बात को आपको समझना है। बाकी ये कहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्या नहीं करना, वो सारी बातें जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कि जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं 500 आवर्स की, 3 मंथ की करते हैं,
उसमें भी एक्चुअल डिस्पेंसिंग शुड नॉट बी लेस देन 250 आवर्स। वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? एग्जामिनेशन कौन कराता है? फार्मेसी प्रोफेशन को डील कौन कौन कर रहा है? हम इन सब चीजों को थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेशंस ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो, तो वी आर नॉट एम्फसाइजिंग मच मोर ऑन डेफिनेशन। सेंट्रल काउंसिल मींस सेंट्रल पीसीआई, दैट इज वन फॉर होल दिस, फॉर टोटली फॉर दिस कंट्री, दैट इज वन सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, दैट इज पीसीआई। कहां पर है? दिल्ली में। और ये सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करती है। सेंट्रल रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे सपोज आई एम फ्रॉम द यूपी, सो मैं दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जाऊंगा सेंट्रल पीसीआई में, आई विल गो फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द यूपी पीसीआई। ठीक है, यूपी पीसीआई, यूपी फार्मेसी काउंसिल। फिर यहां मेरा रजिस्ट्रेशन होगा और ये मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये 1 अप्रैल 31 को आपका ईयर खत्म हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर चालू हो जाता है। 1 अप्रैल, तो ये 1 अप्रैल के बाद क्या करेंगे? ये सारा डेटा किसको हैंड करेंगे? सेंट्रल पीसीआई को, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है। ठीक है, वहां पर सारा डेटा आपको ट्रांसफर होगा। और ये जो सेंट्रल रजिस्टर होता है, ये जितने भी अपने इंडिया में पीसीआई हैं उन सभी का कलेक्टेड रजिस्टर्ड है। यूपी फार्मेसी काउंसिल, बिहार, उत्तराखंड, सब लोग अपना अपना डेटा कहां भेजेंगे? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो कि यूनियन फार्मेसी काउंसिल है, जिसको सेंट्रल लेवल पे है दिल्ली में, उसमें भेजेंगे। ठीक है, स्टेट काउंसिल हर स्टेट में, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कराते हैं, ना कि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में कराते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कराते हैं। 1 अप्रैल को डेटा फिर आपका जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल दिल्ली आपका डेटा भेजता है, उसकी 5 कॉपियां वो डेटा भेजता है वहां पर। और फिर एक मेन सेंट्रल रजिस्टर होता है जिसमें आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, वो सारा रिकॉर्ड पूरा रहता है। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप कहलाते हैं। समझ गए? लेकिन रजिस्ट्रेशन विल बी फ्रॉम योर स्टेट काउंसिल। समझ गए? तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पीसीआई के थ्रू होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और पीसीआई को कौन देख रहा है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए, जिसको कि अब देखिए, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसके एक्ट के थ्रू वो कर रहा है? फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत वो काम कर रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो मेनली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आइडिया आपको दी थी, ये आप देख लीजिए। स्टेटूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। स्टेटूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया होता है। ऐसी बॉडी जिसका नाम, जिसके लिए आर्टिकल हो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। That type of body which is mentioned in our constitution in the form of articles described in the chapters, that is known as constitutional body. But that type of body which are constituted through a law, through a act, through a ordinance, that is called as statutory body. ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पीसीआई के बारे में नहीं है। अगर सवाल पूछा जाए कि क्या पीसीआई का जिक्र है, is PCI is mentioned in the Indian Constitution? No, it's a statutory body. It is made by a act. कौन सा एक्ट? फार्मेसी एक्ट 1948। समझ गए? चलिए, किसके द्वारा ये जो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट नहीं लिखा हुआ, इंडिया, यानी कि सेंट्रल पीसीआई की बात करें जिसकी दिल्ली में ऑफिस है। ठीक है, तो सेंट्रल पीसीआई, तो कोई भी चीज सेंट्रल है तो उसका, अब ये काउंसिल है फार्मेसी काउंसिल, यानी कि एक इसका चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे, इसके चेले चपाटी होंगे। तो और कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेंट्रल लेवल की बॉडी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करेगी। अंडरस्टूड है? स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन में मत तुक्का लगा देना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी, बनाएगी। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल 1949 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। और एक बार जब बना दिया जाता है तो हर 5 साल पे इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर 5 साल पे इसमें रिन्यूअल होता रहता है। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्टिव मेंबर है, कौन कौन से नॉमिनेटेड है, कौन कौन से एक्स ऑफिशियो है। वी विल ट्राई टू कवर दैट। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है मेन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक यही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई सेंट्रल लेवल पे जो है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले मेंबर होते हैं इलेक्टेड मेंबर, यानी देखिए इलेक्ट होता है। अब एक चीज आपको समझाता हूं, जो देश का प्रधानमंत्री होता है
इलेक्शन होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर अपॉइंटमेंट होता है उनका। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर होता है, उसका इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, 2 स्टेप होती है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या होगा, सबसे पहले इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, फिर सेलेक्ट होंगे, फिर अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? लेकिन आईएएस ऑफिसर क्या होता है, सीधे इलेक्शन ना होके सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो इलेक्टेड मेंबर आपको इलेक्ट किया जाएगा, कहां से? जो मेंबर्स हैं पीसीआई के, उन्हीं में से, ठीक है? चलिए, तो इलेक्टेड मेंबर्स देखिए, एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है? अभी एक्स ऑफिशियो किसको कहते हैं उसको मैं समझाऊंगा आपको। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये अभी सेंट्रल पीसीआई की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट पीसीआई। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद द स्टेट पीसीआई। आई राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद द सेंट्रल पीसीआई। सो स्टेट मेंबर्स 6 मेंबर जो कि टीचर होंगे बेसिकली, इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। जो यूनिवर्सिटीज वगैरह को अप्रूवल देती है, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह को फंड देती है, पैसे देती है रन करने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज को। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो तो अपने सेल्फ फाइनेंस पे चलती हैं, लेकिन अप्रूवल होता है उनका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। लेकिन जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो किसके थ्रू काम करती हैं? यूजीसी के थ्रू काम करती हैं। वो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें यूजीसी ही देखता है। तो यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स में 6 मेंबर ऐसे होंगे जो कि टीचर होंगे, और किसके द्वारा ये इलेक्ट किए जाएंगे? यूजीसी। यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 6 टीचरों को इलेक्ट करेगा, ठीक है? वो टीचर्स डिग्री लेवल के हो सकते हैं, डिप्लोमा लेवल के हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्टेड मेंबर होगा। अब सोचो कि हम हैं फार्मेसी वाले, लेकिन एमसीआई वाले को हम लोग घुसा रहे हैं। अब एमसीआई वाले में फार्मेसी वाला बंदा होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन यहां पर एक एमसीआई मेंबर इलेक्टेड है, यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टरों की संस्था है, आप जानते होंगे इसको। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट। अब सेंट्रल लेवल पे है और इतने सारे हैं, तो उन सबको रिप्रेजेंट करें। जैसे अब आपको मैं बताता हूं, एक हमारे यहाँ बॉडी है लोकसभा, ठीक है? लोकसभा जिसका संसदीय चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जिसे चुने जाते हैं। एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या करती है? राज्य को प्रतिनिधित्व, राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, ठीक है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। लोकसभा क्या कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब यहां पर देखिए, ये जो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, यानी कि केवल एक होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं रजिस्टर्ड, यानी कि वो किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होगा और पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। यूपी को भी वही रिप्रेजेंट करेगा, हरियाणा को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? यही है, देखो यहां लिखा हुआ रिप्रेजेंट ईच स्टेट। यानी कि एक मेंबर यहां हो गया, एक मेंबर ये हो गया, ये 6 मेंबर, यानी कि 8 मेंबर इलेक्टेड हो गए इसके। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन सेंट्रल पीसीआई? 8 मेंबर्स इलेक्टेड, ठीक है? नॉमिनेटेड देखते हैं। अब देखो, नॉमिनेट का मतलब नामकरण किया जाना। इनका इलेक्शन नहीं होगा मेंबर्स में से, गवर्नमेंट कहते कि भैया इनका नाम जो है, इनका नाम, यानी कि गवर्नमेंट इज रिकमेंडिंग, गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है। जैसे अभी हमारे जनरल बिपिन रावत साहब जो है, जिनकी हेलीकॉप्टर उसमें क्रैश में दुर्घटना हो गई थी उनकी, तो अभी वो नॉमिनेट करेंगे किसी को, ठीक है? कमेटी बैठेगी उस पर, वो सारी चीजें करेंगे, फिर नॉमिनेट करेंगे। जैसे मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो उसी तरीके से नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें, जैसे हमारे सचिन जी हैं क्रिकेटर, तो वो इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए, उनको नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 6 ऐसे मेंबर जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए? सेंट्रल पीसीआई तो सब कुछ सेंट्रल की बात होगी। और एक रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम यूजीसी एंड एआईसीटी, यानी कि एक यूजीसी का बंदा होगा, एक एआईसीटी का होगा, यानी कि 6 2 8 हो गया। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। ये बात आपको समझ लेनी, यानी कि 6 2 8 1 9, यानी 9 मेंबर यहां पर हो गए टोटली, ठीक है? इस बात को आपको समझना है। 6 आपके इलेक्टेड मेंबर भी कितने हो गए? 6 टीचर होंगे, जो कि टीचर किसके द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे? यूजीसी के द्वारा। और एक एमसीआई का मेंबर होगा और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। तो ये याद हो गया। थोड़ा सा रटने वाली चीज, इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है? लिख के फिर 6 मेंबर्स नॉमिनेट किया गया, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर है तो नॉमिनेट किया जाएगा। तो 6 यहां भी किया जा रहा है, तो 6 यहां भी किया जा रहा है, ठीक है? अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज ये वाली बात आ जाएगी। देखो, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहां भी है, यहां भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन यहां डिफरेंस हो रहा है कि एक यूजीसी का मेंबर भी आ जाएगा, एक एआईसीटी का भी मेंबर आ जाएगा।
आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एआईसीटी। जब पीसीआई है, सब कुछ है, फिर एआईसीटी का रोल क्या है? ठीक है, आप बताएंगे कि एआईसीटी का रोल एग्जैक्टली क्या है। चलिए, अब एक्स ऑफिशियो मेंबर हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए, जीपैट का एग्जाम हो, चाहे डीआई का एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, यहीं से पूछा। देखिए, फार्मासिस्ट के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा नहीं सब चीजों को पूछते हैं, लेकिन डीआई और नाइपर में बहुत अच्छे खासे तगड़े सवाल बनते हैं इससे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। ये वाला जो पूछा जाता है, ये जो भाई साहब का नाम दिया है ना, इन सबका यही पूछा जाता है आपसे सवाल। तो एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से फिक्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब ऐसे मेंबर्स जो कि किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन? जो पद को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ना कि निर्मला सीतारमन जी को। निर्मला सीतारमन जी को एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर नहीं देखेंगे। एक्स ऑफिशियो किसको देखेंगे? पोस्ट को देखेंगे। समझ गए? जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का नाम नहीं आ दिया गया है, किसका डायरेक्टर? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यानी कि डायरेक्टर जनरल जो हेल्थ सर्विसेज का होगा वही इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया। तो आप समझ गए, शायद ही आपको कोई बताया होगा। एक्स ऑफिशियो मींस ऐसा पोस्ट जो पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट इंडिविजुअल। यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं देश के, राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, रक्षा मंत्रालय एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे है वहां पर। पोस्ट इज लाइक एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पर कोई इंडिविजुअल बंदे की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कहां है ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? किस शहर में है? नाइपर में ये पूछा जाता है। जितने भी सीएसआईआर की लैब है उनसे एक एक सवाल पूछा जाता है नाइपर के एग्जाम में। तो गूगल करके एक पन्ने पे लिख लेंगे कौन से, जैसे सीडीआरआई है बहुत पूछा जाता है, नेरी नागपुर में बहुत पूछा जाता है, आईटीआर है बहुत पूछा जाता है, आईवीआरआई कहाँ है? बरेली में पूछा जाता है, ये सब। ठीक है, एक पेज पेज को बना लेंगे आप और लिख लेंगे। उसके अलावा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। प्लीज रिमेंबर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, जिस भी तरीके से सवाल आएगा पूछा जाएगा आपसे यहीं से। ठीक है, अब देखिए ये काउंसिल है, तो अब सारे मेंबर हो गए, तो इन मेंबर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन मेंबर्स को देखभाल करने के लिए, इन मेंबर्स कोई मीटिंग ले तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी गैर मौजूदगी में काम कर लेगा। और इनको चुना जाता है कहां से? इन्हीं मेंबर्स में से। ये जो मेंबर्स है ना फार्मेसी काउंसिल के, इन्हीं मेंबर से जो सीनियर मोस्ट होगा या जो उस बंदे को जो है, ये लोग प्रेसिडेंट के तौर पर भी, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी चूज कर लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पीसीआई का चेयरमैन कौन है इस समय, सॉरी प्रेसिडेंट कौन है पीसीआई का। ठीक है, आप बताएंगे इस चीज को, देखना। देखिए यहां से ये सवाल पूछा जाता है कि कितने साल के लिए होल्ड करता ऑफिस? 5 साल के लिए। याद रखिए कि हर 5 साल पे रिकॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, और 5 साल के लिए ये जितने मेंबर होते हैं, ये 5 साल के लिए, यानी कि मैक्सिमम ये 5 साल के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो इनकी टेन्योर तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये री इलेक्शन के लिए दोबारा कोई मेंबर अगर मान लो प्रेसिडेंट बना हुआ है, दोबारा फिर प्रेसिडेंट बन सकता है वो 5 साल के लिए। मींस दे आर अगेन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में केवल 2 टेन्योर तक आप राष्ट्रपति बन सकते हो। और भारत में राष्ट्रपति का टेन्योर 5-5 ईयर है, आप बनते रहो। ठीक है, ऐसे ऐसे जब तक बुढ़े ना हो जाओ। लेकिन अमेरिका में 4-4 साल पे राष्ट्रपति आते रहते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है तो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जो बाइडेन है तो पूरे जिंदगी में बुढ़ापे तक केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, तीसरी बार नहीं बन सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा काउंसिल क्या करता है? एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है जो कि पैसा वैसा का देखभाल करता है। ट्रेजरर, खजांची जो होता है, जिसके पास पैसा होता है सारा, ट्रेजरर। और रजिस्ट्रार जो कि सेक्रेटरी के तौर पर भी काउंसिल का काम करता है। यानी कि फार्मेसी काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होता है? जनरली रजिस्ट्रार होता है, जो कि ट्रेजरर भी होता है। पैसा कौड़ी सब सारा मामला उसी के हाथ में होता है। इस बात को आपको समझना है। अब मेजर फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता क्या है, क्या एक्चुअली करता है।
सबसे पहले देखो एजुकेशन को रेगुलेट करता है पीसीआई। देखो लगे हाथ में आपको एआईसीटीई के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो फार्मेसी भी एक टेक्निकल एजुकेशन है, इसीलिए फार्मेसी में ये उंगलबाजी करता है जबरदस्ती का। जबरदस्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब किसी चीज के कई जब वो होते हैं ना, तो डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। खींचातानी डिसीजन पीसीआई ने इंप्लीमेंट किया, एसीआई ने उसको गड़बड़ कर दिया। तो यानी कि कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या किया है, एआईसीटी और पीसीआई ने एक मेमोरेंडम एमओयू साइन किया हुआ है कि भैया आप फैसला ऐसे लोगे, हम फैसला ये लेंगे, ये आपका एरिया है, ये हमारा एरिया है। जैसे आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कानून पास करती, स्टेट उस पर लड़ जाते हैं। इसीलिए स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है। यानी कि स्टेट लिस्ट में सेंट्रल उंगलबाजी नहीं करेगा, सेंट्रल स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल लेवल पे सब्जेक्ट पे सेंट्रल कानून बनाएगा। उसी तरीके से इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरेट की हुई है कि भाई साहब आप इस एरिया में काम करेंगे, ये आपका एरिया, ये मेरा एरिया है। और फार्मेसी से एआईसीटी का क्या लेना देना है, क्योंकि फार्मेसी इज ए टेक्निकल कोर्स, और ये बॉडी क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये देखते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ। तो एजुकेशन को रेगुलेट करने का, एजुकेशन को कैसे पीछे रेगुलेट करता है, सिलेबस डिजाइन करता है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ें, कैसे, सिलेबस डिजाइन करता है। आप देखते होगे, सब सुनते होगे कि पीसीआई का सिलेबस फॉलो हो रहा, पीसीआई का सिलेबस फॉलो हो रहा। तो पीसीआई क्या है, सिलेबस खुद डिजाइन किया है। चाहे आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो जो सिलेबस डिजाइन किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, पीसीआई। उसके अलावा जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो भी पीसीआई के ही अंडर में आता है। यानी कि जो 500 घंटे की ट्रेनिंग होती है, नॉट लेस देन 500 आवर्स या नॉट लेस देन 3 मंथ्स, और उसमें भी एक्चुअल डिस्पेंसिंग शुड बी ऑफ 250 घंटे, इससे कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 250 आवर्स ऑफ एक्चुअल डिस्पेंसिंग। कौन डिसाइड करता है, पीसीआई। समझ गए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एग्जिट एग्जाम की, कि पीसीआई एग्जिट एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जिट एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है जब आप डिग्री लोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन तभी आपका होगा जब आप ये एग्जिट एग्जाम पास हो। यानी कि जो अर्जी फर्जी जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, उन लोगों को फार्मासिस्ट, फर्जी फार्मासिस्ट को हटा देना। जो भीड़ हो रही है फालतू लोगों की, वो हटा दो। थोड़ी प्रोफेशन में सीरियसनेस आए, सीरियस बंदे आए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करता है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है। यानी कि क्या 12th वाला रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है, क्या कोई केमिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है, क्या डिप्लोमा वाला, बी फार्मा वाला रजिस्टर्ड। तो एक्चुअली में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया, ये हम लोग पार्ट 3 में बात करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट में पूरे डिटेल में। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा जब मैं अपलोड कर दूंगा तो, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक सवाल यहां से पूछ लिया जाता है, मैं लगे हाथ बता दूं, एज 18 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। अगर आप रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जा रहे हैं तो कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। 18 ईयर्स की उम्र की बात है, ये सवाल पूछा जाता है आपसे। 18 ईयर्स ऑफ एज शुड बी देयर, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी इक्विपमेंट कॉलेज में होगी, एनिमल फैसिलिटीज वगैरह कौन कौन सी होंगी, स्टूडेंट को क्या क्या देना है, दिस ऑल थिंग्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा देखो, ये सेंट्रल रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर भी तो यही मेंटेन करता है, सेंट्रल पीसीआई, जिसको बोलते हैं कंपाइलेशन ऑफ ऑल स्टेट रजिस्टर। जितने सारे स्टेट रजिस्टर है ना, जैसे यूपी का आया, देहरादून का है, सबको कंपाइल करना किसके पास, सेंट्रल रजिस्टर में। तो यही है। और 5 कॉपी जो है ये लोग भेजते हैं, हर स्टेट, यूपी भी 5 कॉपी भेजेगा, देहरादून भी, ये सॉरी यूके भी 5 भेजेगा, बिहार भी भेजेगा, सब। और कब, आफ्टर 1 अप्रैल। समझ गए, ये बात आपको डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल को। और याद रखिए कि जो रिन्यूअल का डेट होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन होता है, 31 दिसंबर जनरली होता है। यानी कि 31 दिसंबर को, उस साल के 31 दिसंबर को आपका लाइसेंस, वो वैलिडिटी खत्म होती है अक्सर। आपको फिर रिन्यू कराना होता है। आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इट शुड बी रिन्यूड, उसको रिन्यूड करवाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला जुला के एक बात कही जाए तो फार्मेसी पे पीसीआई का भी कंट्रोल है, एआईसीटी का भी है। एआईसीटी का कंट्रोल जबरदस्ती का इसलिए है क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय एआईसीटी, यू नीड टू रिमेंबर। अब जरा समझते, यहां थोड़ा सा खेल जो है, खेला हुए हो जाता है यहाँ पर, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, स्टेट काउंसिल होता है, एक होता है ज्वाइंट स्टेट काउंसिल। अब कहोगे सर ये ज्वाइंट क्या बला आ गई, तो आपने नाम सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, कहा, चंडीगढ़ में जी।
यानी कि उन दोनों स्टेट ने आपस में समझदारी डेवलप कर ली कि क्यों यहाँ अलग बनाया जाए, क्यों अलग बनाया जाए। दो स्टेट आपस में मिल बांट के काम कर रहे हैं, यानी दो स्टेट का गवर्नर भी एक साथ काम कर सकता है। एक ही बंदा दो स्टेट को देख रहा हो तो पैसे बच रहे हैं वहां पर। ठीक है। और दूसरी बात, जब कम से कम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो डिसीजन प्रोसेस फास्ट होती है और ट्रांसपेरेंट होता है। जब किसी चीज में ज्यादा लोग फाइल फाइल इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल ऐसे जाने लगती है ना, इट विल टेक टाइम एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ करप्शन। ये बात आपको समझना होगा। तो जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ जाता है, स्टेट ज्वाइंट स्टेट काउंसिल आ जाता है, यानी कि दो स्टेट्स जिनकी खुद की पीसीआई थी, उन्होंने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया कि नहीं हम दोनों जो है एक साथ काम करेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस एफिशिएंट होता है। मकसद क्या होता है, प्रोसेस को एफिशिएंट करना, प्रोसेस को फास्ट करना, डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिपेयर दिस ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट स्टेट काउंसिल। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो स्टेट काउंसिल यानी कि जैसे मान लो मैं यूपी का ले लो, मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी का ले लेता हूं जरा। तो अब इसमें क्या होंगे, कम से कम 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, एक एमसीआई का मेंबर होगा, वही जो पहले आपको दिखा रहा था मैं सेंट्रल वाले में। ठीक है, वहां पर। तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक एमसीआई का मेंबर हो गया। कौन से, इलेक्टेड मेंबर्स। अभी हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं, अब इस पे फोकस मत करिए। ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेटेड में 5 मेंबर जिसको कोई डिग्री या डिप्लोमा होगा, और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, या तो फार्मेसी से रिलेटेड होंगे, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, या रजिस्टर्ड होंगे, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। और एक्स ऑफिशियो, मैंने कहा था ना, एक्स ऑफिशियो कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इट इज पोस्ट रिलेटेड। तो देखो यहाँ लिखा हुआ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट। यानी कि जैसे यूपी फार्मेसी काउंसिल है, तो जो यूपी का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होगा पूरे स्टेट का, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो जो पूरे यूपी का इंचार्ज होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वही होगा इसका मेंबर। गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर डीएनसी एक्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए, मैंने आपको जो करियर वाले वीडियो बनाई ना, उसमें एक पोस्ट बताई हुई गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, बहुत ही पैसे वाली पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको देना चाहिए। ये जनरली इसकी वैकेंसीज, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसका परीक्षा लेता है। तो जनरली क्या करता है, लोक सेवा आयोग जो स्टेट के पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। सपोज इफ यू आर फ्रॉम द बिहार, सो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सपोज यू आर फ्रॉम द यूपी, यूपी पीएससी। सपोज यू आर फ्रॉम द यूके, यूके पीएससी। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट की वैकेंसी निकालते हैं। ठीक है, वही फिर इसको रिक्रूटमेंट भी करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि इसमें स्टेट काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर कितने हो गए, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, एक एमसीआई। ऐसे याद रखना आपको। 5 मेंबर होगा डिग्री या डिप्लोमा वाले। ठीक है। और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हो गया, उसके अलावा एक ऑफिसर इंचार्ज 1948 कॉस्मेटिक एक्ट का, डीएनसी एक्ट का, और एक गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये बात आपको समझना होगा। तो इससे मिलके बनता है, कौन कौन से मिलके बनता है, एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि यूपी हरियाणा जहां भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। लेकिन अब क्या है, ज्वाइंट स्टेट काउंसिल, यानी कि दो स्टेट ने आपस में समझदारी कर ली, आपस में बात कर ली कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को फास्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखो यहाँ पर 6 फार्मासिस्ट थे, अब यहाँ पर 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देयर इज अ रेंज, इट इज नॉट फिक्स, इट कुड बी 3, इट कुड बी 5। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिया जाए कई सारे पार्टिसिपेटिंग स्टेट से, और एक मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट एमसीआई। देखो, स्टेट एमसीआई की बात कर रहा हूं, वो जो सेंट्रल एमसीआई था वो अलग था। यहाँ पर स्टेट एमसीआई का एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो देखो दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर 5 मेंबर लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से 4 मेंबर। ठीक है, ये सारी चीजें नॉमिनेटेड बाई ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। ठीक है, समझ गए। एक्स ऑफिशियो मेंबर, यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट था, तो यहाँ पर देखो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। समझ रहे हो, यूपी का भी होगा, हरियाणा का भी होगा, दिल्ली का भी होगा, यूटी का भी, सब जगह का होगा ये ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। यानी कि हर स्टेट का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, वो इसका मेंबर होगा। हर स्टेट का, अगर 29 स्टेट है, 28 स्टेट है, सबका। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये ईच स्टेट, यहां देखो वर्ड पढ़ो, ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ईच पार्टिसिपेटिंग,
यानी कि ये जो तीनों पोस्ट है ना, हर पार्टिसिपेटिंग स्टेट से एक एक बंदा आएगा। 28 स्टेट है तो 28 बंदे आएंगे, ये सारे इसमें लिखा हुआ है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, और गवर्नमेंट एनालिस्ट स्टेट गवर्नमेंट का ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये अगर कोई मेंबर जो है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कोई मेंबर अगर लगातार 3 बार मीटिंग हुई पीसीआई को, उसमें गायब है, गोला मार दिया, छुट्टी कर दिया और बिना बताए फरार है, भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा, भैया जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, नमस्ते, अब आप जाइए, अब आपका कोई काम नहीं। तो ऑटोमेटिकली उस सीट को खाली मान लिया जाएगा। समझ रहे हो जज बात? खाली मान लिया जाएगा उस पूरे सीट को, ये बात आपको समझनी है। अगर 3 मीटिंग से ज्यादा बिना वैलिड रीजन के आप गायब हुए, यानी कि अगर वैलिड रीजन तब तो कोई बात नहीं है, विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट वैलिड एक्सक्यूजेज, यू कैन नॉट लीव 3 consecutive मीटिंग्स। If you leave 3 consecutive, if you miss consecutive meetings, 3 consecutive meetings, definitely you are deemed to be vacated the seat. इस बात को आपको समझना है। तो यार, आप जब वीडियो अपने यहाँ तक आ ही गए हो, वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो चैनल को, और बेल आइकन जो है जरूर प्रेस करिए आप, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर इन्वेटर्स अड्डा के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पर इन्वेटर्स अड्डा के नाम से, ट्विटर पर है, यूट्यूब पर चैनल है ही। आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं मैं, कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म भी है, फार्मा पाथफाइंडर के नाम से, ठीक है, फार्मा पाथ फाइंडर्स के नाम से। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी, ठीक है, उसमें याद रखिए फार्मा लगा हुआ है, फार्मा पाथ फाइंडर्स, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए और इसको भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यार, आप लोग देखते हैं 70% लोग जो है मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भैया क्या दुश्मनी है हमसे, कर लो यार, ठीक है। आप ही का फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। आपका ही फायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी चीज ध्यान से पढ़िए आप, देखिए, ठीक है। बाकी टेंशन मत लीजिए, क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया, ऐसा मतलब नहीं है कि मेरा पैसा वैसा ही कमाने का मोटो, ऐसा कोई मेरा मोटो नहीं है। 999 में बहुत कुछ करोड़पति नहीं बन जाऊंगा मैं, ठीक है, आपके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया मैंने। बाकी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते 999 भी, मैं उनके लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। आपको मैं कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं लगा पड़ा हूँ इस काम में। और देखिए, बहुत लोग चिढ़ भी गए हैं कि भैया मार्केट मत खराब करिए, ये मत खराब करिए। तो ये आपके प्यार की बदौलत, ये आपके सम्मान की बदौलत, आपके भरोसे की बदौलत सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। 20-20 हजार के बिल्कुल कोर्स लॉन्च करके इतने लूट पाट मचा रखी थी मार्केट में, इतना खून चूसा है बच्चों का, मैं क्या बताऊं आपको। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, लेकिन इतना भी मत कर दो यार, बच्चे भी कैसे, कौन किसके पेरेंट कहाँ से पैसे ला रहे हैं, किस तरीके से, ठीक है। अगर आपको चार्ज भी लेना अपना, तो मिनिमम चार्ज लो जिसमें आपका खर्चा वर्चा इंटरनेट पर निकल जाए, ठीक है। बच्चों को उस लायक बना दो, बच्चों का दिल जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है। बच्चों को अगर आप किसी लायक किसी जगह आप ठिकाने लगा देते हैं उनको, ठिकाने लगाने इन द सेंस मतलब वो वाले ठिकाने नहीं, अगर आप अच्छी जगह उनको पहुंचा देते हैं, तो उससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है एक टीचर के लिए, एक मेंटर के लिए। आप कहीं फार्मासिस्ट बनते हैं, आप डीआई बनते हैं, तो लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे कि हाँ कोई बंदा था, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होइए, कोर्स लॉन्च होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। वो अटल बिहारी जी वाला जो है, वाजपेयी जी वाला है, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, तो इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। आपके प्यार सम्मान की वजह से ही इतने लोग दहशत में आ गए हैं, इतनी पब्लिसिटी इस चैनल की हो गई, इतने लोग हैं, आपका प्यार है, सम्मान है, ये मैं उसका सम्मान करता हूँ, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इतना भरोसा जताया है इस चैनल पे, और हमेशा के लिए ये भरोसा आपका मेरे ऊपर बने रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपका साथ नहीं बीच में छोड़ के जाऊंगा, चाहे हालात जैसे भी होंगे, आपको इतना मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं जिंदा हूं उनके लिए, थारा भाई जोगिंदर, ठीक है। तो मैं जो है उनके लिए हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिंदास बस पढ़ते रहिए केवल, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इतनी वीडियोस पेशेंसली देखा। आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।